और 5 मिनट तक फिर हम आज वाला टॉपिक डिस्कस करें। तो लास्ट टाइम हमने बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स स्टडी किया था। ये मैंने आपके साथ शेयर किया है एक स्लाइड्स। अगर किसी स्टूडेंट को विजिबल नहीं है तो आप मुझे बता सकते हैं। तो लास्ट टाइम हमने देखा था बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, और उसमें हमने स्टडी की थी डिफरेंट डेफिनेशंस। फॉर एग्जांपल लॉजिक क्या होता है, और प्रोपोजिशंस क्या हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है, और ट्रुथ वैल्यूज ट्रुथ टेबल्स क्या होते हैं। तो मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बेहतर बनाने के लिए एक सजेशन भी दी थी कि आप फर्स्ट ईयर वाला जो पोर्शन है मैथमेटिक्स का, सेकंड चैप्टर 2.4 और 2.5 है, अगर आप उसको एक बार जस्ट थोड़ा सा गो थ्रू हो जाए तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमारे पास बेसिक्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या है। तो कुछ हमने इंपॉर्टेंट चीज़ें भी ली थी, लॉजिकल ऑपरेटर्स किए थे, निगेशन के, डिस्जंक्शन, कंजंक्शन, इम्प्लीकेशन और पाई कंडीशनर। तो थोड़ा सा मैं ये कंडीशनल स्टेटमेंट रिवाइज करूंगा, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर में हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट ही सबसे इम्पोर्टेंट लॉजिकल ऑपरेटर है और स्टेटमेंट है। तो कंडीशनल स्टेटमेंट्स या समटाइम्स हम इसको कहते हैं इम्प्लीकेशन। तो इसको लिखते कैसे हैं, पी इम्प्लाइज क्यू। और हमारे आधे से ज़्यादा लेक्चर्स में जो कंडीशनल स्टेटमेंट है वो भी डिस्कस होगी, और इसकी डिफरेंट फॉर्म्स और इसके यूजेस। तो अदर इम्पॉर्टेंट चीज़ हमने स्टडी की थी वो थी इसके डिफरेंट फ्रेजेस, कि पी इम्प्लाइज क्यू हमारे पास सेंटेंसेस में कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स में आ सकता है। जैसे पी इम्प्लाइज क्यू, हम ये जो पी आर और क्यू है इसको हम स्टडी कर सकते हैं, इसको रीड कर सकते हैं। पी इम्प्लाइज क्यू वो हमारे पास वन वे है इसको लिखने का। इसके अलावा जो सिंपलेस्ट वे होगा वो हमारे पास होगा एफ पी देन क्यू। और जो अदर डिफरेंट फॉर्म्स हैं उसमें फॉर एग्जांपल P is sufficient for Q, Q is necessary for P, या अदर वे अराउंड, जिसमें अगर हम Q और P को स्विच करें, मतलब सेंटेंस जो है वो डिफरेंट, उसमें Q और P का ऑर्डर होगा लेकिन वो इम्प्लाइज करेगा P इम्प्लाइज Q। जैसे कि Q if P, Q when P, और Q follows from P, Q is necessary for P। और सबसे जो डिफरेंट है वो हमारे पास है Q unless not P। तो ये इसकी डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं जो इंग्लिश सेंटेंसेस में हमारे पास अपीयर होंगी। तो एक टास्क हमारे पास ये भी होगा कि अगर इंग्लिश सेंटेंसेस गिवन है उसमें इन की वर्ड्स को आइडेंटिफाई करें, और फिर उसको आप सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ताकि आपके पास इसके कन्वर्स इन्वर्स बनाना आसान हो। इसकी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बनाने, पी इम्प्लाइज क्यू की, और फिर उससे फर्दर हमारे पास जो भी टास्क हो उसको कंप्लीट करें। तो ये हमारे पास प्रीवियस लेक्चर में था। इसके बाद हमने जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ करी थी वो थी कन्वर्स इन्वर्स और कॉन्ट्रापोजिटिव। कि अगर हमारे पास एक कंडीशनल स्टेटमेंट पी इम्प्लाइज क्यू गिवन है तो इस हम इसकी 3 डिफरेंट फॉर्म्स बना सकते हैं, जिसमें हमारे पास कन्वर्स है, इन्वर्स है और कॉन्ट्रापोजिटिव है। तो कन्वर्स के लिए हम क्या करते हैं कि जो इम्प्लीकेशन की हाइपोथेसिस है, पी जो है वो हाइपोथेसिस है, क्यू उसका कंक्लूजन है। तो अगर हम इसके हाइपोथेसिस और कंक्लूजन को स्विच कर दें तो हम कहते हैं इट इज़ कन्वर्स। तो फॉर एग्जांपल अगर इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू है तो इसका कन्वर्स होगा क्यू इम्प्लाइज पी। सेकंड हमारे पास है इसका इन्वर्स। इन्वर्स के केस में हम जस्ट जो हमारे पास प्रोपोजिशन वेरिएबल्स हैं पी और क्यू उसको हम निगेट कर देते हैं। अगर इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू है तो इसका जो इन्वर्स होगा वो हमारे पास होगा नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। और कॉन्ट्रा पॉजिटिव मैंने कहा था कि ये हमारे पास बेसिकली हमने दो ऑपरेशंस को कंबाइन किया, जिसमें हमारे पास कन्वर्स है और फिर उसका इन्वर्स है। तो अगर इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू है, इसका पहले कन्वर्स करेंगे जो क्यू इम्प्लाइज पी हो जाएगा, और फिर उसको निगेट कर देंगे, मीन्स नॉट क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। और यहाँ पे मैंने आपको एक छोटी सी
एक्सरसाइज दी थी आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इम्प्लीकेशन, उसके कन्वर्स, उसके इन्वर्स और काउंटर पॉजिटिव का टेबल बनाएं और उसमें कंपेयर करें कि इन चारों में से कौन से कॉलम्स आपस में मैच करते हैं। तो फिर मैंने उसमें एक रिमार्क दिया था कि जब आप इसका टेबल बनाएंगे, ट्रुथ टेबल, उसमें इम्प्लीकेशन का कॉलम और काउंटर पॉजिटिव का कॉलम दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम होंगी। तो हम कह सकते हैं कि काउंटर पॉजिटिव और इम्प्लीकेशन जो है दोनों सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह कन्वर्स वाला कॉलम और इन्वर्स वाला कॉलम दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम होंगी। तो इसका मतलब ये है कि कन्वर्स और इन्वर्स इम्प्लीकेशन का सेम चीज़ को रिप्रेजेंट करता है। तो इससे रिलेटेड आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं। हमने एक छोटी सी एग्जांपल भी दी थी, एक इंग्लिश सेंटेंस गिवन था और हमने उसमें उसकी इम्प्लीकेशन, उसकी कंडीशन, कन्वर्स, इन्वर्स और काउंटर पॉजिटिव बनाना था। फॉर एग्जांपल, द होम टीम विंस व्हेनेवर इट इज रेनिंग। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो कीवर्ड यूज हो रहा है वो यूज हो रहा है व्हेनेवर। अगर हम फर्स्ट वाले पेज पे जाएं तो आप ये देखें कि हमारे पास जो कंडीशन यहाँ पे यूज हो रही है वो है ये वाली, क्यू व्हेनेवर पी। तो क्यू व्हेनेवर पी हमारे पास रिप्रेजेंट्स करता है पी इम्प्लाइज क्यू को। तो हमारे पास ये जो कीवर्ड्स है व्हेनेवर, इससे हमारे पास पता चल गया कि जो क्वेश्चन है वो बेसिकली पी इम्प्लीकेशन क्यू का है। तो हम इसको इस फर्स्ट वाली फॉर्म में चेंज कर लें ताकि हमारे पास उस कंडीशन को पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में लिखना आसान हो जाए। तो लेट्स सी, हम इसको चेंज कर लेते हैं उस फर्स्ट इजीएस्ट फॉर्म में। इट इज़ रेनिंग, इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द होम टीम विंस। तो ये हमारे पास था क्यू। तो जब इफ़ देन वाली फॉर्म में लिखेंगे तो क्यू जो है वो हमारे पास बाद में लिखा जाएगा। तो इफ़ के साथ हम पी को ज्वाइन करते हैं और देन के बाद हम क्यू को लिख लेते हैं। तो हमने इस सेंटेंस को थोड़ा सा चेंज कर लिया स्टैंडर्ड फॉर्म में कि इफ़ इट इज़ रेनिंग देन द होम टीम विंस। तो अगर मैं इन सेंटेंसेस को एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स असाइन कर दूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज़ रेनिंग को अगर पी असाइन कर दूँ और द होम टीम विंस उसको क्यू असाइन कर दूँ, तो हमारे पास ये बेसिकली पी इम्प्लाइज क्यू ही बन जाएगा। तो अब इसका कन्वर्स बनाना है। तो कन्वर्स के केस में हमारे पास क्या है कि मुझे इसके पी और क्यू के जो रोल्स हैं इनको स्विच करना पड़ेगा। तो क्यू पहले आ जाएगा, क्यू हमारे पास था दी होम टीम विंस। मैंने लिख दिया इफ दी होम टीम विंस देन, और फिर हमारे पास पी आ जाएगा विच इज इट इज रेनिंग। तो ये हमारे पास इसका कन्वर्स आ गया। अब इसका अगर हमें इन्वर्स बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा। इसके लिए मैं, कौन स्टूडेंट मुझे बताएगा कि इसके इन्वर्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। If the home team not wins, then it is not raining. ओके, तो हमें इसमें बेसिकली स्टेटमेंट को निगेशन करनी पड़ेगी कि उसका होम टीम इट इज़, इफ़ इट इज़ नॉट रेनिंग। आपने आई थिंक इस वाले को निगेट किया था, किस स्टूडेंट ने बताया था। सर मैंने जैन। ठीक, जैन आपने शायद बताया था इसको निगेट करके बताया था, ऐसे ही है। जी जी सर। लेकिन हमने, ये तो कन्वर्ट्स था ना, कन्वर्ट्स वाले को निगेट नहीं करना, अच्छा। हमने ओरिजिनल जो इम्प्लीकेशन है उसको निगेट करना। ओ ठीक है। इफ इट इज नॉट रेनिंग देन द होम डज नॉट रेन। ओके, अब हम आ जाते हैं इसके कॉन्ट्रा पॉजिटिव की तरफ। तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव के केस में क्या होगा, पहले इसका कन्वर्स बनाएंगे और फिर उसको निगेट कर देंगे, यानी कि उसका कन्वर्स लेने के बाद उसका इन्वर्स ले लेंगे। सर जो पहले तो मैंने बताया था वही बन जाएगा। यस, हमारे पास आ जाएगा इफ द होम टीम डज नॉट विन देन इट इज नॉट रेनिंग। ओके, तो यहाँ तक हमने काम जो है वो लास्ट लेक्चर में किया था। सर अगर जी,
सर वो जो आपने हमें होमवर्क सेंड किया था उसमें से एक्सरसाइज नंबर 2 सॉल्व कर दें प्लीज, लाइक कोई आइडिया। एक्सरसाइजेज जो देखिए, एक्सरसाइजेज जो है वो जो आपका दूसरा सेक्शन है, वो उनकी क्लास कल हुई थी तो मैंने थोड़ी सी डिस्कस कर ली थी। तो जो एक्सरसाइजेज हैं वो आज की क्लासेस में जैसे हम टॉपिक पढ़ेंगे तो वो जी साथ साथ में उसके एक एक दो दो पार्ट्स आपको सॉल्व कर दूंगा, ताकि आप बाकी उसके पार्ट्स जो हैं उसी तरह सॉल्व कर लें। ओके तो थैंक वो यू। तो वही टॉपिक्स अभी जो है ना वन बाय वन हम स्टडी करेंगे। और कोई क्वेश्चन? तो नेक्स्ट जो हमारा आज का टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस ऑफ प्रोपोजिशंस। जैसे कि जो हमने प्रीवियस स्टार्टिंग ऑफ द लेक्चर बात की थी कि अगर आपके पास इम्प्लीकेशन, कन्वर्स, इन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव का टेबल बनाएं, ट्रुथ टेबल बनाएं, तो उसमें इम्प्लीकेशन वाला कॉलम और कॉन्ट्रा पॉजिटिव वाला कॉलम, दोनों कॉलम्स की ट्रुथ वैल्यूज सेम होंगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इम्प्लीकेशन वाली जो प्रोपोजिशन है और जो कंट्रा पॉजिटिव है वो दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने एक टेबल कंस्ट्रक्ट किया जिसमें मेरे पास इम्प्लीकेशन भी है। ये वाला जो कॉलम है ये मेरे पास इम्प्लीकेशन का है, और ये वाला जो कॉलम है मेरे पास ये कॉन्ट्रा पॉजिटिव का है। तो आप ये देखें कि ये दोनों कॉलम्स की ट्रुथ वैल्यूज सेम है। इसका मतलब है इम्प्लीकेशन इज इक्विवेलेंट टू कॉन्ट्रा पॉजिटिव। और मेरे पास जो थर्ड कॉलम है ये है कन्वर्स का, और इसके जो साथ कॉलम है वो मेरे पास, सॉरी, ये जो मेरे पास ये वाला कॉलम है ये है इन्वर्स का, और क्यू इम्प्लाइज पी जो है ये मेरे पास है कन्वर्स का। तो अगर आप इन दोनों की ट्रुथ वैल्यूज कंपेयर करें तो ये भी सेम है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इन्वर्स और कन्वर्स जो है वो भी एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। तो नेक्स्ट हमने ये देख लेंगे कि आप इक्विवेलेंट प्रोपोजिशंस को डिनोट कैसे करते हैं, और हम इसको नोटेशन वाइज कैसे लिखते हैं। अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ बताएं। ओके, सो नेक्स्ट हमारे पास है बाई कंडीशनल। ये अभी हम इक्विवेलेंट नोटेशन, इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन की नोटेशन करने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन और ऐड कर लें बाई इम्प्लीकेशन की, फिर हम आते हैं उसकी नोटेशन पर। तो बाई इम्प्लीकेशन बेसिकली क्या है, जो आपके पास प्रीवियस थी, यहाँ पर अगर आप देखें तो हर इम्प्लीकेशन जो है वो वन साइड पे है। इफ पी देन क्यू, इफ नॉट पी देन नॉट क्यू, इफ क्यू देन पी, इफ नॉट क्यू देन नॉट पी। तो यहाँ पर हमारे पास इम्प्लीकेशन है वन वे में। ये हम ये कैसे कह सकते हैं कि जस्ट वन साइडेड जो है वो इम्प्लीकेशन है। जो हमारे पास बाई इम्प्लीकेशन है उसमें हमारे पास दोनों साइड्स पर इम्प्लीकेशन होती हैं। ये बिल्कुल ऐसी है जैसे केमिस्ट्री में आप रिवर्सिबल रिएक्शंस करते हैं कि कंपोनेंट्स को कंबाइन करके आप एक कंपाउंड बना लेते हैं, और कंपाउंड को आप अगर रिजॉल्व कर सकते हैं अगेन उसके कंपोनेंट्स में, तो हम कह देते हैं कि ये रिवर्सिबल है। तो बाई इम्प्लीकेशन में क्या है कि हमारे पास ये जो इम्प्लीकेशंस है पी इम्प्लाइज क्यू, इसमें जो एरो है वो दोनों साइडेड का होता है। इट मीन्स कि हम यहाँ पे जो इम्प्लीकेशन है, बाई इम्प्लीकेशन है, इसमें हमारे पास दो चीज़ें कंबाइन की गई हैं। कौन कौन सी? पी इम्प्लाइज क्यू वाली और क्यू इम्प्लाइज पी वाली। तो इसको हम रीड कैसे करते हैं? पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू, या अदर वे में हम इसको लिखते हैं पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। तो नेक्स्ट चीज़ इसमें यह है कि बाई इम्प्लीकेशंस की ट्रूथ वैल्यूज क्या क्या होंगी। तो पी इम्प्लाइज क्यू में ट्रूथ वैल्यूज ट्रू उस वक्त होंगी जब पी और क्यू दोनों सेम हो, और अगर पी और क्यू दोनों की जो ट्रूथ वैल्यूज हैं एक दूसरे से डिफरेंट, तो हमारे पास फॉल्स आते हैं। फॉर एग्जांपल, ये जो हमारे पास सेकंड और थर्ड रो है, इसमें पी और क्यू की ट्रूथ वैल्यूज एक दूसरे से डिफरेंट हैं। तो हमारे पास जो
बाय इम्प्लीकेशन है उसकी ट्रुथ वैल्यू फॉल्स है। और फर्स्ट वाले रो में हमारे पास पी और क्यू दोनों की ट्रुथ वैल्यूज सेम है, ट्रू है, तो ट्रू है। और लास्ट वाली रो में दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो फॉल्स है, तो हमारे पास बाय इम्प्लीकेशन की भी ट्रुथ वैल्यू ट्रू है। तो ये हमारे पास है बाय इम्प्लीकेशन। जैसे इम्प्लीकेशन इंपॉर्टेंट है, इसी तरह बाय इम्प्लीकेशंस भी इंपॉर्टेंट है। और इम्प्लीकेशंस की तरह इसके भी कुछ सेंटेंस के फ्रेजेस होते हैं जो हमारे पास हेल्प करती हैं बाय इम्प्लीकेशंस को अंडरस्टैंड करने में। तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे हमने टेबल देखा बाय इम्प्लीकेशन का। और नेक्स्ट हमारे पास मैंने आपको बताया था कि ये जो पी इम्प्लाइज बी बाय इम्प्लीकेशन क्यू है, ये बेसिकली दो इम्प्लीकेशंस की कंपोजिशन है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास जो बाई पी इफ एंड ओनली इफ क्यू है, इसको हम इस तरह के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि हमने ज्वाइन किया है पी इम्प्लाइज क्यू को क्यू इम्प्लाइज पी के साथ विद द हेल्प ऑफ कंजंक्शन ऑपरेटर। तो एक छोटी सी आपके लिए एक्सरसाइज या होमवर्क ये है, आप ये जो पीछे हमने टेबल बनाया था पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का, इसका टेबल और आप एक ट्रुथ टेबल बनाएं पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी के लिए। तो उस ट्रुथ टेबल का लास्ट वाला कॉलम और पी इफ एंड ओनली इफ क्यू का जो कॉलम है लास्ट वाला, इसको आपस में कंपेयर करें और चेक करें दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आती हैं या नहीं। तो यहाँ हमने क्लेम किया है कि पी इफ एंड ओनली इफ क्यू इट इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। तो इसका मतलब है दोनों की ट्रुथ वैल्यू सेम आनी चाहिए। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि बाय इम्प्लीकेशंस लिखने के और डिफरेंट वेज कौन से हैं। एक वे तो ये हमारे पास है कि इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ इम्प्लीकेशन पी इम्प्लाइज क्यू एंड क्यू इम्प्लाइज पी। इसको हम इस तरह भी कह सकते हैं कि हमारे पास पी स्टार्टिंग पॉइंट है और क्यू एंडिंग पॉइंट है। तो बाय इम्प्लीकेशन हमारे पास ये बताती है कि हम दोनों साइडेड मूव कर सकते हैं। हम पी से क्यू की तरफ भी मूव कर सकते हैं वन साइड स्टार्टिंग से एंड, और हम वापस भी जा सकते हैं क्यू से पी की तरफ। तो बहुत सारे जो हमारे पास कैलकुलस में रिजल्ट्स हैं, थ्योरम्स हैं जो आपने रीड किए होंगे, मे बी प्रूफ्स नहीं देखे, तो उस केस में हमारे पास बाय कंडीशन भी यूज होती है एक कंडीशन, और वन साइडेड एप्लीकेशन भी यूज होती है। जैसे हम ये कहते हैं कि एक आपने रिजल्ट किया होगा मल्टी वेरिएबल कैलकुलस में सेकंड सेमेस्टर में कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। तो हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस को पी ले लेते हैं और बाउंडनेस को हम क्यू ले लेते हैं। तो हम कहते हैं इफ सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट देन इट इज बाउंडेड। लेकिन हर बाउंडेड सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जन नहीं होती। आपने एग्जांपल देखी होगी, अगर हम 1 और -1 सीक्वेंस ले लें तो ये सीक्वेंस बाउंडेड तो है लेकिन ये किसी एक सिंगल यूनिक पॉइंट पर कन्वर्ज नहीं करती। तो बहुत सारे रिजल्ट्स डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के हमें हेल्प करते हैं अदर मैथमेटिक्स के थ्योरम्स के प्रूफ को समझने में। और जो हमारे पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है उसकी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के स्टेप्स हैं वो किन तरतीब में लिखने हैं, और उनका जो एक लॉजिकल हमारे पास जो आंसर है या लॉजिकल वे है उसको डिज़ाइन करने में हमारे पास ये हेल्प करते हैं। एक छोटी सी एग्जांपल थी ये इफ़ एंड ओनली इफ की। तो अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास कॉमन वेज हैं पी इफ एंड ओनली इफ के लिखने के, वो कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट वे ये है P is necessary and sufficient for Q। अब हमारे पास ये जो सेंटेंस है if P if and only if Q या P is necessary and sufficient for Q, ये बेसिकली दो पॉइंट्स को कंबाइन किया है। अब देखें अगर आप फर्स्ट वाले पेज पे जाएं, हम इस वाले पेज पे, तो ये पेज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है और मैंने आपसे सबसे रिक्वेस्ट की थी कि आप इसको अगेन एंड अगेन एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की हेल्प से प्रैक्टिस करें। तो आप देखें अगर हमारे पास है P इम्प्लाइज Q, तो उसमें हम लिख सकते हैं इसको P इज सफिशिएंट फॉर Q। अब अगर मैं P इम्प्लाइज Q की जगह इसको Q इम्प्लाइज P कर दूं तो यहाँ पर आ जाएगा Q इज सफिशिएंट फॉर P।
तो इसी चीज को हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे पास बाय इम्प्लीकेशन है। देखें, अब हमारे पास है कि P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। मैं इस सेंटेंस को दो सेंटेंसेस में ब्रेक कर सकता हूँ। पहला सेंटेंस क्या होगा, P इज नेसेसरी फॉर Q। तो P इज नेसेसरी फॉर Q है, इसका मतलब ये है कि मेरे पास इम्प्लीकेशन होगी P इम्प्लाइज Q। और हमारे पास जो दूसरी है, दूसरी इसको स्प्लिट करेंगे, क्या है, P इज सफिशिएंट फॉर Q। तो वो मेरे पास स्टेटमेंट है ये वाली, Q इम्प्लाइज P। तो जब आप इसको ऐड कर देंगे, इन दोनों को कंबाइन करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा P इज नेसेसरी फॉर Q एंड P इज सफिशिएंट फॉर Q। तो हम क्या करते हैं, दोनों सेंटेंस को कंबाइन कर लेते हैं, तो हमारे पास ये आ जाएगा P इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर Q। तो अगर किसी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन है तो आप प्लीज़ आस्क। इसकी हमारे पास जो अदर फॉर्म्स है वो भी आपसे डिस्कस करते हैं। सर नहीं है कंफ्यूजन, ठीक। ओके, जस्ट जस्ट नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी अदर फॉर्म्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास है इफ P देन Q एंड कन्वर्सली। तो जो P इम्प्लाइज Q वाला पोर्शन है ये हमारे पास है इफ P देन Q। और कन्वर्सली अभी हमने देखा कि कन्वर्सली कैसे डिफाइन करते हैं, हम उसके रोल्स जो हैं वो स्विच कर देते हैं। तो कन्वर्सली का मतलब होगा इफ Q देन P। तो इफ Q देन P वो हमारे पास बेसिकली ये है, Q इम्प्लाइज P। तो जब भी हमारे पास बाय इम्प्लीकेशन आएगी, हम क्या करेंगे, उसमें हम इसको ब्रेक कर लेंगे दो प्रोपोजिशंस में। एक प्रोपोजिशन हमारे पास होगी इफ P देन Q, और दूसरी प्रोपोजिशन हमारे पास होगी इफ Q देन P। और थर्ड वन हमारे पास है, इसको हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं, पी इफ एंड ओनली क्यू को हम शॉर्ट करके लिख लेते हैं पी आई डबल एफ क्यू। सो आई डबल एफ जो है वो बेसिकली शॉर्ट किया हुआ है इफ एंड ओनली इफ को। तो अगेन पी इफ एंड ओनली इफ। अब आप अगेन अगर हम जाएं फर्स्ट वाले पेज पे, तो ये देखें हमारे पास जो इसकी रिप्रेजेंटेशन लिखी है वो क्या है, पी इम्प्लाइज क्यू है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्यू इफ पी। हमारे पास पी इम्प्लाइज क्यू है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्यू इफ पी। तो अगर हमारे पास क्यू इम्प्लाइज पी हो तो हम लिख सकते हैं पी इफ क्यू। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो पी इफ एंड ओनली क्यू है उसके भी हमारे दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट क्या होगा, फर्स्ट वन वाला कि पी ओनली इफ क्यू, और जो सेकंड वाला पार्ट है वो क्या होगा, क्यू ओनली इफ पी। या हम इसको ऐसे कर सकते हैं कि पी इफ क्यू एंड क्यू इफ पी। अब इसमें एक चीज़ और कन्फ्यूजन में आप लोगों की दूर कर दूं कि बेसिकली जो हमारे पास कंजंक्शन ऑपरेटर होता है ये कॉम्यूटेटिव होता है। हम अपकमिंग लेक्चर्स में इसका भी प्रूफ करेंगे। तो इट डजेंट मैटर कि आप क्यू इम्प्लाइज पी पहले लिख लें या पी इम्प्लाइज क्यू बाद में लिख लें, इट इज सेम। तो जो अब मैं आपको वर्बली जो बता रहा हूँ उसमें मैं पी इम्प्लाइज को कैसे लिखूंगा, क्यू इफ पी एंड
तो क्यू प्लस पी को कैसे लिखूंगा, पी इफ क्यू। तो दोनों को कंबाइन कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। आप इस तरह लिख सकते हैं, पी इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट फॉर क्यू। आप इस तरह लिख सकते हैं, इफ पी देन क्यू एंड कन्वर्सली। आप इस तरह लिख सकते हैं। तो इन तीनों में से कोई सा भी वे अगर आप यूज करें तो वो एक ही चीज को इम्प्लाई करता है, वो हमारे पास होगा पी इफ एंड ओनली इफ क्यू। और क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त हम इसका टेबल बना सकते हैं, पी इफ एंड ओनली इफ क्यू वाला, ये वाला टेबल। या हम क्या कर सकते हैं कि इसको कंबाइन कर लें, इसको रिप्रेजेंट करें एक एक डिफरेंट फॉर्म में, जो कि हमारे पास इसकी इक्विवेलेंट फॉर्म है। तो इससे रिलेटेड मैंने आपको जो फर्स्ट एक्सरसाइज 1 है वो दी थी कि हमारे पास इससे रिलेटेड एक्सरसाइज अपलोडेड है। उसमें हमारे पास हमने डिफरेंट सेंटेंसेस को चेंज करना है इम्प्लीकेशन वाली फॉर्म में, और इम्प्लीकेशन वाली फॉर्म को चेंज करना है सेंटेंसेस में। तो जो एक्सरसाइज हमारे पास आएगी हम उसमें से एक दो क्वेश्चन, एक दो पार्ट्स डिस्कस कर लेंगे। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये जो हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज़ हो रहे हैं, जैसे ये यहाँ पे तो मैंने ब्रैकेट्स यूज़ किए हैं ये चीज़ शो करने के लिए कि सबसे पहले हमारे पास कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन जो है वो यूज़ होगा। तो अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स ने मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स की अटेंडेंस आई है, स्टूडेंट्स ने अपना रोल नंबर लिखा। मैंने आपसे कहा था कि आप अपना रोल नंबर लिख के साथ नाम लिख के चैट में एंटर कर दें। और कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो अटेंडेंस लगाने के बाद क्लास छोड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल तलहा, तलहा की तरह। तो अगर आप छोड़ जाएंगे तो डोंट वरी, ये आपकी जो रिकॉर्डिंग है ये ऑफिस वालों के पास भी सेव हो रही है। और अगर अटेंडेंस में आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो फिर आप रिस्पॉन्सिबल होंगे। ओके, तो अब हमारे पास है कि अगर इस तरह की हमारे पास एक कंपाउंड प्रोपोजिशन है, उस कंपाउंड प्रोपोजिशन में हम इसको, जो ऑपरेटर्स हैं हमारे पास दो तरह के ऑपरेटर यूज हुए हैं, एक इम्प्लीकेशन वाला और एक कंजंक्शन वाला। तो कौन से वाले ऑपरेटर को हमने फर्स्ट सॉल्व करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रेसिडेंस है लॉजिकल ऑपरेटर्स की। तो फॉर एग्जांपल एक हमारे पास है पी और क्यू एंड नॉट आर। यहाँ पे ऑलरेडी ब्रैकेट्स यूज की हुई हैं इसका ऑर्डर को एम्फसाइज करने के लिए। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर पी और जो है वो कंबाइन किया हुआ क्यू के साथ, और इस वन पी और क्यू को कंबाइन किया गया नॉट आर के साथ। तो इसमें अगर ब्रैकेट्स नहीं गिवन हो तो इसका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो अगर ऑर्डर डिफरेंट होगा इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो भी डिफर कर जाएंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि नॉट पी एंड क्यू। तो इस केस में हमारे पास सबसे पहले जो हमें सॉल्व करना है वो नॉट पी करना है, उसके बाद क्यू करना है। तो एक चीज़ हमारे पास यहाँ पता चल गई कि जो सबसे हायर प्रेसिडेंस है वो हमारे पास निगेशन का। अब आप इसमें एक छोटी सी आप अपनी कंक्लूजन, एक बात आप जहन में रखें कि इन फर्स्ट टर्म के जो हमारे पास जो फर्स्ट मिड टर्म होगा उस एग्ज़ाम में आपके पास मे बी ये ऑप्शन हो शायद कि आपने अपने स्टेटमेंट्स को इंडोर्स करने के लिए ट्रुथ टेबल का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन बाकी रिमेनिंग एग्ज़ाम्स या बाकी रिमेनिंग कोर्स के लिए हमारे पास हमें डिफरेंट टाइप के रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग्स देनी होगी। जैसे आप सेट्स थ्योरी में आपने कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, आइडेंटिटी और इन्वर्स या डी मॉर्गन्स लॉ पढ़े होंगे। इसी तरह हमारे पास डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी ये तमाम लॉज हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास इंटरसेक्शन, यूनियन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन की जगह यूज़ करेंगे हम ये कंजंक्शन, डिसजंक्शन और बहुत सारे हमारे पास निगेशन, इस तरह के हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर्स होंगे। तो हम देखेंगे कि कॉम्यूटेटिव लॉ यूजिंग कंजंक्शन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ कंजंक्शन ओवर डिसजंक्शन क्या होगी,
और निगेशन, हमारे पास आइडेम्पोटेंट लॉ, ये सारे लॉज हैं। तो फर्स्ट जो हमारे पास मिड टर्म से पहले वाला सिलेबस है, इसमें बेसिकली रिकॉल किया प्रीवियस जो हमने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के कुछ टेबल्स और प्रोपोजिशंस बनी हुई हैं, और ज़्यादा फोकस इस बात पे भी है कि इंग्लिश सेंटेंसेस को कैसे हम एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में चेंज करें, और कैसे एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को हम उसके कोरस्पॉन्डिंग इंग्लिश सेंटेंस में चेंज करें। तो बाज़ कहा थे एक प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट की इक्विवेलेंस दूसरी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट के वेरीफाई करने के लिए आप ट्रुथ टेबल बना सकते हैं और उसकी कोरस्पॉन्डिंग ट्रुथ वैल्यूज कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्योंकि मैंने आपसे कहा कि जो प्रेसिडेंस ऑफ लॉजिकल ऑपरेटर्स है ये मैटर करती है, तो यहाँ पर आप इस वाली प्रोपोजिशन का एक ट्रुथ टेबल बनाएं और बाद में ये इस ब्रैकेट्स को चेंज करके उसका ट्रुथ टेबल बना के कंपेयर करें वैल्यूज। इसी तरह यहाँ पे हमने कहा कि ये नॉट पी एंड क्यू जो है ये बेसिकली नॉट पी है, और फिर हमने उसका कंजंक्शन लेना है क्यू के साथ। इस प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट का आप टेबल बनाएं, फिर आप क्या करें कि आप टेबल बनाएं नॉट, और फिर आप कंजंक्शन लें पी और क्यू का। तो पहले कंजंक्शन लें और बाद में उसको निगेट करें। इसकी ट्रुथ वैल्यूज कंपेयर करें आप इस वाले के साथ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं वो डिफरेंट है। इसका मतलब यह है कि अगर हम प्रेसिडेंस चेंज कर देते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की, तो आंसर हमारे पास इनकरेक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो सबसे पहली बात आई है वो ये कि हायर प्रेसिडेंस जो है वो निगेशन की है। तो अगर ब्रैकेट्स होंगे तो हम ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर हमारे पास आ जाता है जैसे इस वाले में है, अब इस वाले फर्स्ट वाले एग्जांपल में हमारे पास क्योंकि P और Q के दरमियान P और Q जो है वो ब्रैकेट्स में थे, तो इसलिए हमने इस डिसजंक्शन को पहले सॉल्व किया। लेकिन अगर हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाए जिसमें कंजंक्शन और डिसजंक्शन एट द सेम टाइम है और ब्रैकेट्स नहीं गिवन, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम उसमें कंजंक्शन को सॉल्व करेंगे। इसका मतलब ये है कि फर्स्ट प्रेसिडेंस आप ब्रैकेट की, फिर आप जो हायर प्रेसिडेंस है वो निगेशन की है, और उसके बाद हम क्या करेंगे, कंजंक्शन। तो ये हमारे पास टेबल है जो आपकी बुक में भी गिवन है। आप इसमें देख सकते हैं जो फर्स्ट प्रेसिडेंस लेवल है वो निगेशन का, सेकंड कंजंक्शन का, थर्ड डिस्जंक्शन का, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे इम्प्लीकेशन, और सबसे लास्ट में बाय इम्प्लीकेशन इफ एंड ओनली। और अगर आपके पास निगेशंस आ जाते हैं, तो मतलब ऐसे ऑपरेटर्स आ जाते हैं जिनकी एक जैसी प्रेसिडेंस है, फिर आप उसको लेफ्ट वाइज सॉल्व करना शुरू करें। जैसे अब अगर मैं यहाँ पे क्यू और डिस्टिंक्शन आ रहा है, अब अगर मैं इसको और को चेंज कर दूँ, इस डिस्टिंक्शन को चेंज कर दूँ कंजंक्शन में, तो मैं क्या करूँगा, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हुए सबसे पहले पी और क्यू का कंजंक्शन फाइंड करूँगा, फिर जो मेरे पास आंसर आएगा उसका कंजंक्शन में ले लूँगा आर के साथ। तो इस तरह हम इसको मूव करेंगे। तो अब टिल अगर कोई क्वेश्चन है किसी स्टूडेंट का तो पूछें, अदरवाइज फिर हम आगे मूव करें। सर ये एक्सक्लूसिव और की प्रेसिडेंस क्या होगी? एक्सक्लूसिव और जो है वो बेसिकली देखिए, और एक्सक्लूसिव और उनकी ट्रुथ वैल्यू से डिफरेंट, लेकिन प्रेसिडेंस जो है वो सेम है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है कि ये एक एग्जांपल गिवन है और उसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है ट्रुथ टेबल। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है, मैं एक स्टूडेंट से पूछता हूँ। तो फॉर एग्जांपल फहद, मोहम्मद फहद, आप मुझे बताएं कि इस कंपाउंड प्रोपोजिशन का ट्रुथ टेबल कंस्ट्रक्ट करने के लिए मेरे पास कौन सा जो ऑर्डर, कौन सा लॉजिकल ऑपरेटर है वो फर्स्ट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा। सर पहले तो हम जो निगेशन वाला है -q
वो हम सॉल्व करेंगे इनवर्स ऑफ क्यू। माइनस क्यू नहीं, माइनस क्यू नहीं इनवर्स ऑफ क्यू, सॉरी, पहले नो, हम वो सॉल्व करेंगे। इनवर्स ऑफ क्यू भी नहीं है, ये है निगेशन। मैं आपको एक निगेशन दफ़ा, ऑफ क्यू। ओके, तो एक चीज़ मैं और रिपीट कर दूं कि इस प्रोपोजिशन में हमारे पास बेसिकली दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल हैं, एक पी है और एक क्यू है। और मैंने आपको बताया था कि जो नंबर ऑफ चॉइसेस होती है वह 2 रेज़ टू पावर नंबर ऑफ प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स होती हैं। तो अब हमारे पास दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हैं पी और क्यू, तो हमारे पास चॉइसेस होंगी 2 रेज़ टू पावर 2 विच इज़ 4। तो अब एक चीज़ ये है कि इस निगेशन की हमारे पास डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन है। फॉर एग्जांपल अगर हम लिखते हैं नॉट क्यू, तो नॉट क्यू हमारे पास एक जो यहाँ पे मैंने यूज़ किया बुक में, वो यूज़ किया ये लाइन है और फिर इसके एंड पे हमने छोटी सी एक लाइन और स्केच कर दिया, तो हम इसको कहते हैं इट इज़ नॉट क्यू। और जो दूसरी फॉर्म हम यूज़ करते हैं वो हम टिल्डा यूज़ करते हैं, ऐसे जैसे आपने टिल्डा, और फिर हम यूज़ करते हैं ये क्यू। तो आप इसको इस वाली नोटेशन से यूज़ कर लें या आप इसको इस वाली नोटेशन से यूज़ कर लें। तो हम इसको बाज़ ये भी कहते हैं कि हमने क्यू को निगेट कर दिया। तो एक्चुअली प्रॉब्लम है, मेरे पास बोर्ड नहीं है लिखने के लिए, तो थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है। अगर आपको ऐसी कन्फ्यूजन है नोटेशनल तो आप पूछ भी सकते हैं, और ये सब एग्जांपल्स और वर्डिंग मैंने बुक से ही कॉपी की है, ताकि आपको किसी भी किस्म का कोई नोटेशन वाइज या सेंटेंस वाइज प्रॉब्लम ना हो। तो आप इसको नॉट क्यू पढ़ लें या निगेट क्यू कर लें, इट इज। तो सबसे पहले हमारे पास दो प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे पास टोटल 4 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो पी ट्रू है, क्यू ट्रू हो सकता है, और पी ट्रू होने के साथ क्यू फॉल्स भी हो सकता है, पहली दो पॉसिबिलिटीज की। फिर पी अगर फॉल्स है तो क्यू भी ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है। तो रिमेनिंग 2 पॉसिबिलिटीज हमारे पास ये हैं। तो जैसे अभी मुझे फहद ने बताया था कि हम सबसे पहले इसमें निगेशन, क्योंकि इस पूरे स्टेटमेंट में हमारे पास एक ही प्रोपोजिशन वेरिएबल आ रहा है जो कि निगेट किया हुआ है क्यू। तो हम इस दो कॉलम्स के साथ एक थर्ड कॉलम ऐड करेंगे नॉट क्यू का। तो निगेशन क्यू कैसे फाइंड करते हैं कि क्यू की जो ट्रुथ वैल्यूज हैं अगर हम इसका ऑपोजिट करें, क्योंकि प्रोपोजिशन के दो ही पॉसिबिलिटीज हैं, ट्रू है या फॉल्स है। तो अगर हमारे पास क्यू ट्रू है तो निगेशन क्यू इसका क्या होगा कि हम इसको फॉल्स कर दें, इस तरह फॉल्स है तो उसको ट्रू। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि हम कौन सा एक्सप्रेशन नेक्स्ट ऐड करेंगे। तो उसके लिए मैं जुबैर जुबैर आप मुझे बताएंगे कि नेक्स्ट हम जो है वो कौन सा कॉलम ऐड करेंगे। जुबैर इज नॉट देयर, और तलहा, इब्राहिम है, इब्राहिम बताएंगे मुझे कि हम नेक्स्ट कौन सा कॉलम ऐड करेंगे। और फाइज है या फैज़ नासिर है आप मुझे बताएंगे कि कौन सा कॉलम हम ऐड करेंगे। सर पहले हम डिसजंक्शन का ऐड करेंगे। आप कहा, मैंने फाइज नासिर को पूछा था। सॉरी सर। कोई बात नहीं, तो फाइज नासिर नहीं है, ओके। तो आपने मुझे कहा बताया डिसजंक्शन का, तो आप डिसजंक्शन किन प्रोपोजिशन वेरिएबल्स का डिसजंक्शन देंगे। सर पी और नॉट क्यू। ओके, तो हमने जो फर्स्ट प्रेसिडेंस लेवल जो था वो निगेशन का था वो ऐड कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास दोनों ब्रैकेट्स हैं, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में से हम मूव करेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ। तो उसमें हमारे पास जो आता है वो पी
डिसजंक्शन नॉट क्यू का है। तो हम क्या करेंगे कि इस पी और ये जो नॉट क्यू है इसका डिसजंक्शन ले लेंगे, और डिसजंक्शन जो है वो हमारे पास ट्रू होता है अगर इन दोनों में से कोई एक भी वेरिएबल ट्रू हो, तो वो हम ऐड कर देते हैं। तो फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले केस में पी ट्रू है तो ये ट्रू है, सेकंड वाले केस में दोनों ही ट्रू हैं तो ये भी ट्रू होगा, थर्ड वाले केस में ये दोनों फॉल्स हैं तो इसकी जो ट्रुथ वैल्यू है वो फॉल्स होगी, और लास्ट वाले केस में क्यू नॉट क्यू जो है वो ट्रू है तो ये ट्रू होगा। ओके, नेक्स्ट वन हम क्या करेंगे कि हमारे पास जो रिमेनिंग ब्रैकेट जो दूसरी ब्रैकेट है उसको सॉल्व करेंगे। तो जो दूसरी ब्रैकेट है वो है पी कंजंक्शन क्यू। तो हम एक और कॉलम ऐड कर लेंगे जिसमें हम इन दोनों कॉलम्स की कंजंक्शन लेंगे, और कंजंक्शन ट्रू उस वक्त होती है जब दोनों ट्रू हों, अगर दोनों में से कोई एक ही फॉल्स होगा तो ये फॉल्स होगा। तो हमारे पास आ जाएगा फर्स्ट वैल्यू ट्रू क्योंकि पी और क्यू दोनों ट्रू हैं, और बाकी तीन पॉसिबिलिटीज में आइदर वन इज ट्रू और फॉल्स, और लास्ट वाला दोनों वेरियस फॉल्स हैं तो हमारे पास फॉल्स आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, दोनों ब्रैकेट्स हमने सॉल्व कर ली, तो लास्ट पे जो हमारे पास ऑपरेशन बची है वो है इम्प्लीकेशन का। तो अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों कॉलम्स की इम्प्लीकेशंस का कॉलम लास्ट में ऐड कर देंगे। और इम्प्लीकेशन ट्रू कब होती है, जब आपके पास इसमें हमने देखा था कि फॉल्स फॉल्स वाला याद रखना ज़्यादा आसान है। फॉल्स उस वक्त होती है जब जो हमारे पास हाइपोथेसिस है वो ट्रू हो और जो कंक्लूजन है वो फॉल्स हो। तो अगर फर्स्ट वाला ट्रू हो और सेकंड वाला फॉल्स हो तो हमारे पास जो इसका इसकी कुछ वैल्यूज है वो फॉल्स होती हैं। हम क्वेश्चन सर आप मेरे से क्वेश्चन पूछे, मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके, तो अब हमारे पास फर्स्ट वाले केस में दोनों ट्रू हैं तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होगी, और सेकंड वाले केस में फर्स्ट जो प्रोपोजिशन है उसकी जो ट्रूथ वैल्यू वो ट्रू है और सेकंड वाले की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ट्रूथ वैल्यू होगी इम्प्लीकेशन की वो फॉल्स हो। इसी तरह लास्ट वाले केस में हमारे पास फर्स्ट वाले की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है और सेकंड वाले की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो उसकी जो इम्प्लीकेशन है वो हमारे पास फॉल्स है। तो दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास फॉल्स आई हैं और दो पॉसिबिलिटीज हमारे पास ट्रू आई हैं। तो ये हमारे पास है इसका फाइनल ट्रूथ टेबल। अगर आप स्टूडेंट में से किसी को कोई कंफ्यूजन है या कोई पॉइंट समझ नहीं आया तो पूछें, अदरवाइज तो हम नेक्स्ट मूव करें। सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी सर हम जब प्रेसिडेंस देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स की तो कंजंक्शन हमारे पास पहले आता है डिस्जंक्शन के, तो उसका जी कॉलम भी पहले ही आना चाहिए था। यहाँ पर जी नहीं, देखें इसमें कंजंक्शन और डिसजंक्शन से पहले इम्पोर्टेंट चीज़ थी हमारे पास कि हम उसमें ब्रैकेट्स को चेक करके ना, ठीक है ठीक है। सही है। अच्छा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसका कॉलम पी एंड क्यू का पहले बना लें या पी और नॉट क्यू का बाद में बना लें। तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि अगर मैं देखें अब इसमें कन्फ्यूजन क्या हो सकती है, यहाँ पे ब्रैकेट्स लिखी हुई हैं तो इसलिए आपको इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो रही। प्रॉब्लम तब होगा अगर मैं इन ब्रैकेट्स को रिमूव कर दूँ। तो समटाइम्स कुछ स्टूडेंट्स ने इस क्यू इम्प्लाइज पी को अगर पहले सॉल्व कर लें, या आप इसको एज ए सेकंड क्वेश्चन एज ए एक्सरसाइज सपोज कर लेना, एक्सपोज करें कि मेरे पास ब्रैकेट्स नहीं है। तो अगर ब्रैकेट्स नहीं है तो और मुझे ये भी नहीं पता कि ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है, तो हो सकता है कि मैं ये जो फर्स्ट कॉलम्स है पी और क्यू बनाने के बाद मैं क्वेश्चन जो नेक्स्ट कॉलम है वो ऐड करूँ क्यू इम्प्लाइज पी का। तो अगर आप ये देखें मैं क्यू इम्प्लाइज पी बना लेता हूँ तो इस पूरे क्वेश्चन में क्यू इम्प्लाइज पी का कोई यूजेज नहीं है, राइट। तो अब आप देखो कि अगर मैं
इस सारी ब्रैकेट्स जो हैं वो रिमूव कर देता हूँ। और मैं यहाँ पर अ, अगर मैं फेमिलियर हूँ प्रेसिडेंस ऑर्डर्स के साथ, तो आप सपोज करें कि मेरे पास ये ब्रैकेट्स नहीं है। अब ब्रैकेट्स नहीं है तो मुझे ये पता है कि फर्स्ट प्रेसिडेंस ऑर्डर जो है वो निगेशन है, तो मैंने क्या किया कि नॉट क्यू जो है वो ऐड कर लिया। ठीक है, फिर हमारे पास मुझे ये पता है कि जो सेकंड प्रेसिडेंस ऑर्डर है वो एंड का है। अब देखें ये जो एंड है हमारे पास, ये क्यू और पी के साथ आ रहा है, और हमारे पास जो कंजंक्शन है या डिसजंक्शन है वो बाइनरी ऑपरेटर है। इस बाइनरी ऑपरेटर से आप लोग फेमिलियर है कि एक ऐसा ऑपरेटर जिसे ऑपरेट करने के लिए एटलीस्ट 2 प्रोपोजिशन वेरिएबल चाहिए। निगेशन के केस में तो वो यूनरी ऑपरेटर है और वो एक ही वेरिएबल के साथ वो यूज हो जाएगा। तो आप देखें अब मैं क्या करूँगा कि मैं पी एंड क्यू का टेबल बना लेता हूँ। अब मैंने पी एंड क्यू का टेबल जो है वो इस सेकंड स्टेप में बना लिया। ठीक है, तो मेरे पास सॉल्व क्या क्या हो गए, मेरे पास सॉल्व हो गया नॉट क्यू, मेरे पास सॉल्व हो गया पी एंड क्यू। अब हम आते हैं नेक्स्ट, क्या हमने से नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट निगेशन सॉल्व होगी, सेकंड प्रेसिडेंस लेवल कंजंक्शन का था वो सॉल्व होगी, थर्ड हमारे पास जो है प्रेसिडेंस लेवल वो डिसजंक्शन का है। अब आप ये देखो कि जब आप थर्ड लेवल में आओगे ना, तो अब आप ये नहीं कह सकते कि पी का आपने डिसजंक्शन लेना है नॉट के साथ, क्योंकि नॉट क्यू का कॉलम आप ऑलरेडी बना चुके हो। तो बेसिकली ये क्या होगा कि आपके पास ये नॉट क्यू अब एक वेरिएबल बन गए। ठीक है, अब ये सेपरेट नहीं हो सकता। जैसे हम कहते हैं साइन 30 है, तो हम उसमें साइन को 30 को अलग अलग नहीं करते, हम साइन 30 को एक सिंगल फंक्शन लेते हैं। तो हमने नॉट क्यू का टेबल बना लिया, इसका मतलब ये है हमारे पास ये एक वेरिएबल बन गया, और पी एंड क्यू भी हमने इसका टेबल बना लिया, हमारे पास एक ये वेरिएबल बन गया। तो हमारे पास थर्ड स्टेप में बेसिकली प्रोपोजिशन क्या बन जाएगी, पी, और अब हमारे पास है ये थर्ड जिसको हम कह रहे हैं नॉट क्यू, और फिर हमारे पास है इम्प्लीकेशन की, और लास्ट में हमारे पास है ये वाला कॉलम पी एंड क्यू वाला, राइट। फिर हम नेक्स्ट स्टेप, अब हमारे पास हम आ जाते हैं इसको नेक्स्ट स्टेप में। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास आया कि अब इस वाले एक्सप्रेशन में हमारे पास सिर्फ 2 ही लॉजिकल ऑपरेटर यूज हो रहे हैं, एक डिसजंक्शन यूज हो रहा है और एक इम्प्लीकेशन का, और हमें पता है कि जो डिसजंक्शन का प्रेसिडेंस लेवल है वो इम्प्लीकेशन से हायर है। तो मैं क्या करूँगा, मैं एक कॉलम ऐड करूँगा इसका पी और दिस, ये जो बॉक्स मैंने बनाया, बॉक्स में बेसिकली नॉट क्यू है, तो मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए जस्ट बॉक्स बना दिया। ठीक हो गया, तो अब मैं कॉलम ऐड करूँगा इसका पी और नॉट क्यू का, ये मेरे पास एक एक्स्ट्रा आ गया जो कि यहाँ पर है, राइट। फिर मेरे पास जो इससे नेक्स्ट स्टेप में आएगा वो क्या होगा कि मेरे पास एक ये प्रोपोजिशन है इम्प्लीकेशन, मेरे पास ये प्रोपोजिशन है। तो अब इस लास्ट स्टेप में मेरे पास सिर्फ एक ही लॉजिकल ऑपरेटर जो कि इम्प्लीकेशन है। तो इसका मतलब है कि मैं इस वाले ऑपरेटर का इम्प्लीकेशन लूंगा इस वाले ऑपरेटर के साथ, राइट। तो इस तरह करके जब हम इसको यूज करेंगे ना 3-4 स्टेप्स में, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हम इसको कैसे मूव करेंगे। ये चीज़ बेसिकली है, आप अगर आपको कंफ्यूजन है, अच्छा आपने पूछ लिया, तो इस चीज़ को जब आप क्वेश्चन करेंगे ना तो इस चीज़ का आपको आइडिया हो जाएगा। ये जो मैंने आपको बताया ये एक एक्स्ट्रा चीज़ है, अगर आपको स्टिल लगे कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं या आप मिस्टेक करते हैं, तो आप क्या करें, इसको 1 बाय 1 स्टेप पे करें। जैसे पहले स्टेप में क्वेश्चन था, फिर मैंने नॉट क्यू की जगह एक बॉक्स इंट्रोड्यूस करवा दिया, फिर नेक्स्ट मैंने कर लिया। तो शुरू इन स्टार्टिंग में जब हम स्टूडेंट के साथ ये लॉजिकल टेबल्स वाला काम करते हैं, तो हम एक सेपरेट टेबल्स बनाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में भी मैंने किया था, ये देखें, पहले मैंने पी और क्यू का टेबल बनाया, फिर नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक और टेबल बनाया जिसमें 3 कॉलम से नॉट क्यू का, फिर थर्ड स्टेप में मैं उसमें एक और कॉलम ऐड करूँगा पी और नॉट क्यू। और आपके वाला क्वेश्चन जो आपका क्वेश्चन था कि हम ऑर्डर वाला पी एंड क्यू वाला पहले बना लें और वो, तो आप ये देखो कि प्रेसिडेंस ऑर्डर को अगर मैंने फॉलो किया, तो जो आपके जो मैंने अब जो बनाया उस टेबल में और इस टेबल में सिर्फ इतना सा फर्क है
कि ये वाला कॉलम पहले और ये वाला कॉलम बाद में। तो कॉलम आप पहले लिख लें या बाद में लिख लें, इट डजंट मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फॉर एग्जांपल मैं पी एंड क्यू का कॉलम जो है वो शिफ्ट कर लेता हूँ यहाँ पर, नॉट क्यू से पहले। पी है, फिर क्यू का कॉलम है, फिर पी एंड क्यू का कॉलम है, फिर नॉट क्यू का कॉलम है, फिर पी और नॉट क्यू का। तो इस कॉलम को स्विच करने से आप देखें कि हमारे पास जो लॉजिकल ऑपरेटर्स का जिन दो वेरिएबल्स में कनेक्शन है वो डिस्टर्ब नहीं हो रहा। यहाँ पे पी का कंजंक्शन है, पी का डिसजंक्शन है नॉट क्यू के साथ, तो ये ऐसा नहीं हो रहा है कि पी एंड नॉट क्यू हो रहा है। अगर इस चीज़ को आप कंसिस्टेंट है इसके साथ तो डजंट मैटर, राइट। और भी क्वेश्चन, और कुछ क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का प्लीज। ऑलराइट, तो ये हमारे पास बहुत सारी एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज में जो मैंने आपको आपके साथ शेयर किए हैं। एक्सरसाइज की पिक्चर्स एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, जो क्वेश्चन मैंने आपके साथ शेयर किए हैं वो रैंडमली मैंने चूज किए हैं एक्सरसाइजेज में से, और वो जस्ट एक आप कहने के बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें ईजियर भी हैं और हार्डर वंस भी हैं, तो आप ट्राई करें ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। अब देखें यहाँ पे जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन है ये बेसिकली ये मेरे पास एक्सरसाइज ये जो टॉपिक 1.1 है उसमें से मैंने एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिए, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 13। तो ये क्वेश्चन 8 बेसिकली है आपके पास इंग्लिश सेंटेंसेस गिवन है और आपने क्या करना है कि जो कोरस्पॉन्डिंग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है इसको आपने इसका इंग्लिश सेंटेंस बनाना है। देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ इसका सी पार्ट, 8 क्वेश्चन का सी पार्ट देखें कि आपने रिप्रेजेंट करना है P इम्प्लाइज Q को इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश सेंटेंस। P हमारे पास क्या है कि आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। Q हमारे पास है आई वन द $1 million जैकपॉट। तो P इम्प्लाइज Q जो है इसको लिखने के डिफरेंट वेज हमने स्टडी की। एक वे है इफ P देन Q, एक वे है P ओनली इफ Q, एक वे है Q वेन एवर P, एक है P इज सफिशिएंट फॉर Q, एक हमारे पास है Q अनलेस नॉट P। तो अब मैं इसमें से कोई सा भी ये फ्रेज यूज करके इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। जैसे सिंपलेस्ट वे में क्या होगा कि इफ आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक देन आई वन द $1 million जैकपॉट। ये मैंने यूज किया इफ देन वाला सेंटेंस। अच्छा, अब मैं यूज करता हूँ Q वेन एवर P वाला। तो अब इसमें आप देखो कि P इम्प्लाइज Q में जब मैं वेन एवर यूज कर रहा हूँ तो Q को पहले लिखूंगा और P को बाद में। तो इस सेंटेंस को क्या होगा, आई वॉन द $1 million जैकपॉट वेन एवर आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। अच्छा, अब हम देखते हैं इसको कि अगर मेरे पास हो P इम्प्लाइज Q में अगर मैं यूज करना चाहूँ P इज सफिशिएंट फॉर Q, तो मैं इस सेंटेंस को कैसे लिखूंगा। तो टू बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, इट इज सफिशिएंट टू वन द $1 million जैकपॉट। और एक लास्ट वाली जो हमारे पास थी एक डिफरेंट जो सेंटेंस था Q अनलेस नॉट P। तो अगर उस फॉर्म में मैं इसको ट्रांसलेट करूँ तो मेरे पास आएगा आई वॉन द $1 million जैकपॉट अनलेस आई डू नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। तो इस तरह करके आपने ये सारे सेंटेंसेस जो है वो ट्रांसलेट करने। फॉर एग्जांपल इसमें जो ई पार्ट है, ई पार्ट मेरे पास क्या है P इफ एंड ओनली इफ Q। तो इसको मैं कैसे करूँगा, इफ एंड ओनली अगर यूज करता हूँ तो ये होगा सेंटेंस आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक इफ एंड ओनली इफ आई वन द $1 million जैकपॉट। अच्छा, अब अगर मैं यूज करता हूँ इफ देन एंड कन्वर्सली तो ये सेंटेंस होगा आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक if I bought a lottery ticket this week then I won the $1 million jackpot and conversely। और जो तीसरी रिप्रेजेंटेशन थी हमारे पास नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, उस फॉर्म में इसको कैसे चेंज करेंगे, आई बॉट अ टू बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक, इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू वन द $1 million जैकपॉट। तो इस तरह करके आप इसको यूज कर सकते हैं। अब अगर आप पेज वाला पार्ट देखें
एज वाले पार्ट में आपको इसको ट्रांसलेट करने के लिए सबसे पहले इसमें इसको 2-3 स्टेप्स में आपको इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब स्टेप्स इंक्रीज करने पड़ेंगे। पहले आप देखें नॉट पी। नॉट पी हमारे पास क्या होगा, आई डिड नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक। फिर हमारे पास हम आप कंबाइन कर लें पी एंड क्यू वाला, आई बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक एंड आई वॉन द $1 million जैकपॉट। तो हेज वाला क्या होगा हमारे पास कि आई डिड नॉट बॉट अ लॉटरी टिकट दिस वीक और I bought a lottery ticket this week and I won the $1 million jackpot। तो इस तरह करके आप सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह आपके पास जो 13 वाला क्वेश्चन है, 13 वाले क्वेश्चन में हमारे पास इंग्लिश सेंटेंसेस गिवन है और हमने इसकी कोरोस्पोंडिंग प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बनानी है। जैसे हमारे पास 13 क्वेश्चन में जो सी पार्ट है, अब इस सी पार्ट में आपके पास आपने इस पूरे सेंटेंस में कीवर्ड ढूंढना है। अब कीवर्ड्स जो हैं वो और हो सकता है, और रिप्रेजेंट करेगा डिसजंक्शन को, एंड रिप्रेजेंट करेगा कंजंक्शन को, नॉट रिप्रेजेंट करेगा निगेशन को, और जो इम्प्लीकेशन है उसके हमारे पास 14-15 डिफरेंट सेंटेंसेस थे। बाय इम्प्लीकेशन की हमारे पास 3-4 डिफरेंट फॉर्म्स थी, तो वो यूज़ करनी है। अब जैसे सी है मेरे पास, यू विल गेट अ स्पीडिंग टिकट। अब आप देखें कि ये जो यू विल गेट अ स्पीडिंग टिकट, ये क्वेश्चन में गिवन है प्रोपोजिशन क्यू के साथ। अच्छा, अब हमारे पास जो कीवर्ड आ गया वो आ गया इफ। उसके बाद हमारे पास है यू ड्राइव ओवर 65 माइल्स पर आवर। तो ड्राइव ओवर 60 माइल्स पर आवर ये हमारे पास प्रोपोजिशन की है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस प्रोपोजिशन को मैं रिप्लेस कर देता हूँ कोरोस्पोंडिंग वेरिएबल्स के साथ। So you will get a speeding ticket would be replaced by Q. You drive over 60 miles per hour would be replaced with P. So the sentence would become Q if P. तो अगर हम देखें, ये मेरे पास C पार्ट आया Q if P। अगर मैं इसको फर्स्ट वाले पे जाके देखूं, Q if P जो है वो बेसिकली रिप्रेजेंट्स कर रहा है P implies Q को। इट मीन्स हमारे पास ये स्टेटमेंट है जो C पार्ट है, ये हमारे पास आ जाएगा Q if P वाला। एक और पार्ट देखते हैं, फिर हम आगे मूव करते हैं। जैसे हमारे पास है, ये देखें इसका ई पार्ट सेकंड, ड्राइविंग ओवर 65 miles per hour is sufficient for getting a speeding ticket। तो ड्राइविंग ओवर 65 miles per hour ये हमारे पास है P, और इट्स सफिशेंट फॉर, और ये सफिशेंट हमारे पास एक कीवर्ड है, और फॉर गेटिंग अ स्पीडिंग टिकट ये हमारे पास है Q। तो अगर हम इन सेंटेंसेस को रिप्लेस करें इसके प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के साथ, तो हमारे पास आ जाएगा P इज सफिशिएंट फॉर Q। तो P सफिशिएंट फॉर Q बेसिकली ये भी P इम्प्लाइज Q है। अब जो F पार्ट है उसमें इसने यूज किया बट भी हमारे पास एक्चुअली एंड के ही कैटेगरी में आता है। तो इसमें हमारे पास है यू गेट अ स्पीडिंग टिकट बट यू डू नॉट ड्राइव ओवर 65 miles पर आवर। तो यू गेट अ स्पीडिंग टिकट ये क्यू है, और बट की जगह हम रिप्लेस कर देंगे कंजंक्शन ऑपरेटर यानी कि एंड, और हमारे पास डू नॉट जो है वो बेसिकली निगेशन हो रही है पी की। तो ये जो एफ पार्ट है वो हमारे पास आ जाएगा क्यू एंड नॉट पी। इसी तरह ये बाकी आप जो जितने भी सेंटेंसेज हैं इनमें आप कीवर्ड्स को ढूंढें, फिर आप वो जो फर्स्ट वाला पेज है इम्प्लीकेशन और बाय इम्प्लीकेशन वाला उसके कीवर्ड से मैच करके इसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब इस पॉइंट तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। इसी तरह हमारे पास इसी एक्सरसाइज के मेरे पास कुछ और क्वेश्चंस हैं जिसमें हमने ये ट्रूथ टेबल्स कंस्ट्रक्ट करने हैं। तो ट्रूथ टेबल बेसिकली प्रैक्टिस है आपकी प्रेसिडेंस लेवल्स के लिए भी, और आप कैसे इन ऑपरेशंस की ट्रूथ वैल्यूज को याद रखें उसके लिए। तो 32 क्वेश्चन है, 33 है जिसमें हमारे पास डिफरेंट लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज हुए हैं। उसके बाद 37 भी है। इजी क्वेश्चंस हैं, कुछ मुश्किल नहीं है,
बेसिकली जो लेंथी एक्सप्रेशन है उसमें कॉलम्स इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन इतना कुछ मुश्किल नहीं है। और लास्ट पे 38 और 39 भी हमारे पास हैं और ब्रैकेट्स गिवन है, तो आई होप सो कि आपको इसके प्रेसिडेंस ऑर्डर्स में भी कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। अब अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं, अदरवाइज फिर हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करते हैं। सर एंड के लिए कोई और कीवर्ड भी यूज कर सकते हैं? देखें, ये इसी चीज़ के लिए जैसे आप यहाँ पे जो प्रीवियस हमारे पास थी एग्जाम्पल, ये वाला लास्ट वाला जो 13 क्वेश्चन का जो सेकंड लास्ट पार्ट है उसमें बट यूज़ किया हुआ था ना, तो यहाँ पे बट बेसिकली इसी तरह बट बेसिकली आपको ये भी शो कर रहा है कि आप एट द सेम टाइम दोनों चीज़ों पर रिस्ट्रिक्शंस लगाएंगे। तो इसी चीज़ को इसी डिफ़िकल्टी को, कंफ्यूजन को ओवरकम करने के लिए मैंने आपको सजेस्ट किया कि आप एक दफ़ा एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन को एटलीस्ट रीड कर लें। ज़रूरी नहीं कि हर क्वेश्चन को आप सॉल्व करें, लेकिन जहाँ पे इंग्लिश सेंटेंसेस को प्रोपोजिशन में चेंज करने हैं, अगर आप उसको रीड करेंगे और उसके जो कीवर्ड्स हैं उसको आप अंडरलाइन कर लें, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो कौन से कीवर्ड्स के साथ एसोसिएट हो रहा है। ये गुड प्रैक्टिस होगी आपके लिए। ओके सर, थैंक यू। वेलकम। और कोई क्वेश्चन? ओके, तो बेसिकली हम ये टास्क जो है इंग्लिश ट्रांसलेशन वाला ये ऑलरेडी कर रहे हैं और यही बेसिक टास्क है एक इम्प्लीकेशन वाला कि अगर हमारे पास इंग्लिश सेंटेंसेस गिवन है उसको प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट में कैसे लिखें और प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को इंग्लिश सेंटेंस में कैसे चेंज करें। तो जैसे हमारे पास पी इम्प्लाइज टू के लिखने के डिफरेंट 14 to 15 मेथड से इन इंग्लिश वर्ड्स, इसी तरह एक ही इम्प्लीकेशन या एक ही प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट को एक से ज़्यादा डिफरेंट वेज में लिखा जा सकता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप जो भी वे यूज़ करें उसको रिप्रेजेंट करने का, उससे उसकी जो कंसिस्टेंसी है, जो उसकी जो ट्रुथ वैल्यूज़ हैं उसमें चेंजिंग ना हो। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारे पास कि यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस ओनली इफ यू आर ए कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हम इसमें से जो कीवर्ड्स हैं उसको अंडरलाइन कर लेते हैं। जैसे मेरे पास है ओनली इफ, और जो सेकंड है वो मेरे पास है और थर्ड जो है वो मेरे पास है नॉट। अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप में हम इस सेंटेंसेस जो एक सेंटेंस है उसको एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सेंटेंस ले लिया यू कैन एक्सेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस और इसका नाम रख दिया प्रोपोजिशनल वेरिएबल पी। इसी तरह मेरे पास जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो है यू आर ए कंप्यूटर साइंस मेजर, तो मैंने इसका नाम रख दिया प्रोपोजिशनल वेरिएबल क्यू। और थर्ड सेंटेंस मेरे पास है यू आर अ फ्रेशमैन, तो इसको हमने प्रोपोजिशनल वेरिएबल असाइन कर दिया आर। अच्छा, अब एक चीज़ यहाँ पे आप और भी कर सकते हैं कि आप यू आर नॉट अ फ्रेशमैन इसको एज ए आर ले सकते हैं, लेकिन आपने कंसिस्टेंट रहना है अपनी नोटेशन के साथ। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यू आर नॉट अ फ्रेशमैन यहाँ आप आर ले लें और जब आप ट्रुथ टेबल कर सकते हैं तो आप नॉट आर को एवेल्यूएट करें। बेहतर यही है कि आप निगेशन को सेपरेट कर लें, निगेशन की जगह उसका ऑपरेटर यूज़ करें और यू आर अ फ्रेशमैन को एज ए आर ही कंसिडर करें। लेकिन एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि यू आर नॉट अ फ्रेशमैन को आप एज ए आर कंसिडर करें, लेकिन ये एक पुअर पॉसिबिलिटी है। तो अब हमने क्या कर लिया कि हमारे पास हर इंग्लिश सेंटेंस के कॉरस्पॉन्डिंग एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल आ गया। तो क्या करेंगे, इस एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन है इस पूरे क्वेश्चन में इन सेंटेंसेस को रिप्लेस करेंगे इसके प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स के साथ। तो हमारे पास आ जाएगा यू कैन एक्सेस इंटरनेट, ये आ जाएगा पी ओनली इफ, और मेरे पास आ जाएगा यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर और यू आर नॉट अ फ्रेशमैन। अच्छा, अब यहाँ पे जो कीवर्ड यूज हुआ है ओनली इफ, अगेन वो जो फर्स्ट वाला पेज था अगर आप उस पर जाके देखें तो पी ओनली इफ यू
ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है पी इम्प्लाइज क्यू को। तो हमारे पास जो सेंटेंस है, इस सेंटेंस की जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी पी इम्प्लाइज क्यू और नॉट आर। तो यहाँ पे और था हमारे पास, और ये नॉट की वजह से हमने क्या किया, आर को निगेट कर दिया, और इस और की सर जगह आप रिपीट कर सकते हैं, आवाज सही नहीं आई। मैंने यहाँ पे बेसिकली इस एग्जांपल में हमने क्या किया कि हम एग्जांपल में सबसे पहले कीवर्ड्स ढूंढते हैं जिनको हम रिप्लेस कर सकते हैं उनके लॉजिकल ऑपरेटर्स के साथ। तो हमारे पास जो कीवर्ड्स हैं वो है ओनली इफ, हमारे पास है और हमारे पास है नॉट। ये हमारे पास 3 लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। ओनली इफ जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इम्प्लीकेशन को, और की जगह हम यूज करेंगे डिस्जंक्शन, और नॉट जो है वो हमारे पास निगेशन को शो कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि हर जो हमारे पास सेंटेंस है, सिंगल सेंटेंस जो है उसको हम असाइन कर लेंगे प्रोपोजिशनल वेरिएबल। तो यू कैन असेस द इंटरनेट फ्रॉम कैंपस, इसको हमने असाइन कर दिया पी। यू आर अ कंप्यूटर साइंस मेजर, हमने इसको असाइन कर दिया वेरिएबल क्यू। और लास्ट पे विदाउट नॉट, मीनिंग के हमने सिंपल सेंटेंस लिया, निगेशन नहीं लिया, आर जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है यू आर अ फ्रेशमैन। तो हमारे पास जो इसकी इस सेंटेंस की जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट है वो क्या बनेगी, पी ओनली इफ क्यू और नॉट आर। तो जब आप इसको इन सिंबल्स लिखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ये पी इम्प्लाइज क्यू और नॉट आर, राइट। अच्छा, अब इसमें ब्रैकेट्स यूज करना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब हमें पता है कि जो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस है वो क्या है। ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सबसे पहले हमारे पास निगेशन आर सॉल्व होगी, फिर उसके बाद हमारे पास कंजंक्शन, फिर डिसजंक्शन, फिर इम्प्लीकेशन और बाद में बाय इम्प्लीकेशन। तो यहाँ ब्रैकेट यूज करनी है क्योंकि बुक में भी ऑलरेडी यूज है, लेकिन अगर ब्रैकेट्स नहीं भी यूज की हुई तो हमें ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस पता है, उसी को हम फॉलो करेंगे मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है कि यू कैन नॉट राइड दी रोलर कोस्टर इफ you are under 4 feet tall unless you are older than 16 years old। अब देखें यहाँ पे भी फर्स्ट टास्क हमारा ये होना चाहिए कि हम इसमें कीवर्ड्स को आइडेंटिफाई करें। तो ये मेरे पास आ गया इफ, फिर हमारे पास है अनलेस, ये 2 कीवर्ड्स यूज हुए। तो अगर आप फर्स्ट वाले पेज जो बुक में हमारे पास पेज 6 है जिसमें इम्प्लीकेशन की डिफरेंट फॉर्म्स लिखी हैं, अगर आप उसको कंपेयर करें तो क्यू इफ पी जो है वो हमारे पास रिप्रेजेंट करता है पी इम्प्लाइज क्यू। यानी कि अगर हमारे पास है पी इम्प्लाइज क्यू है, अगर हमने उसको इफ के साथ लिखना है बिटवीन इफ के, तो हम उसमें पी और क्यू को स्विच कर देंगे। तो पी इम्प्लाइज क्यू ये हमारे पास रिप्रेजेंट होगा क्यू इफ पी के साथ। और जो लास्ट वाली इसकी रिप्रेजेंटेशन है वो बेसिकली हमारे पास क्या है कि P implies Q can also be written as Q unless not P। तो आप यहाँ पे देखें कि 2 implications हमारे पास यहाँ यूज होंगी हैं, एक if के साथ है और एक unless के साथ है। अगेन इंग्लिश सेंटेंस है तो इसको प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इसकी डिफरेंट भी बन सकती हैं। मैं जो बनाऊंगा प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट वो हो सकता है कि आपकी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट से डिफरेंट हो, लेकिन इम्पोर्टेंट चीज़ ये होगी कि मेरी प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट और आपकी बनाई हुई प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट दोनों इक्विवेलेंट हो, यानी कि जो ट्रुथ वैल्यूज का जो हमारे पास कॉलम आएगा वो दोनों का सेम होना चाहिए। तो हम देखते हैं कि हमारे पास ये जो सेंटेंस है सोल्यूशन है इसको कैसे प्रोसेस करते हैं। तो अनलेस, मैंने अगर इसको अनलेस ले लिया तो अनलेस हमारे पास एक फॉर्म आ जाएगी क्यों अनलेस नॉट पी। तो क्यों अनलेस नॉट पी बेसिकली क्या है, विच इज इक्विवेलेंट टू पी इम्प्लाइज क्यू। अब यहाँ पे आपने ये चीज़ नोट करनी है कि हमारे पास अनलेस नॉट पी है, तो ये वाला जो सेंटेंस है यू आर ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड, ये हमारे पास है निगेशन पी। अगर मैं इसको सिंपल पी कंसिडर करना चाहता हूँ तो ये हो सकता है यू आर नॉट ओल्डर देन 16 ईयर्स ओल्ड।
तो ये चीज़ आपने इस चीज़ को ज़हन में रखना। तो अब हम क्या करते हैं, हमने सबसे पहले इस सेंटेंस को रीफॉर्मुलेट किया कि क्यू अनलेस नॉट पी को मैंने चेंज कर दिया, क्यू अनलेस नॉट पी को मैंने चेंज कर दिया सिंपलेस्ट फॉर्म में पी इम्प्लाइज क्यू पी, जो कि है इफ पी देन क्यू। तो क्वेश्चन मेरे पास क्या आ जाएगा, इफ यू आर नॉट ओल्डर देन 16 years old देन यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ यू आर अंडर 4 feet tall। तो मेरे पास ये वाला जो सेंटेंस था, यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ यू आर अंडर 4 feet tall, यहाँ तक मेरे पास क्यू था, और अनलेस के बाद वाला जो सेंटेंस था वो मेरे पास पी था, नॉट पी था। ये मेरे पास है, ये वाला सेंटेंस मेरे पास था नॉट पी, और ये जो अनलेस से पहले वाला सेंटेंस था ये मेरे पास था क्यू। तो मैंने क्या किया कि नॉट पी को पहले तो मैंने चेंज किया इसको पी में। तो नॉट पी को पी में कैसे चेंज करेंगे कि इसको फिर निगेट कर देंगे, इसको निगेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा इफ़ यू आर नॉट ओल्डर देन 16 years old, और फिर अनलेस के बाद वाला पोर्शन जो है वो मैंने देन के साथ लिख दिया। यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट को समझ नहीं आई तो बताएं। ओके, अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन मेरे पास ये सेंटेंस जो है प्रीवियस एग्जाम्पल के मुकाबले में थोड़ा सा सिंपल हो गया। तो मैं अगेन क्या करूँगा कि हर सेंटेंस को असाइन करूँगा एक प्रोपोजिशनल वेरिएबल। तो लेट्स से यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, मैंने इसको असाइन कर दिया कि इट डजेंट मैटर कि आप यू आर नॉट ओल्डर देन 16 years old, आप इसको पी असाइन करें, इट डजेंट मैटर। लेकिन अगेन कोई भी वेरिएबल असाइन करें, उसका जो लास्ट वाला जो फाइनल हमारे पास ट्रुथ टेबल का कॉलम आएगा वो मैच करनी चाहिए, रिप्रेजेंटेशन कुछ भी हो, लास्ट ट्रुथ टेबल का कॉलम मैच करना चाहिए। तो यू कैन राइड द रोलर कोस्टर, इसको मैंने ही ले लिया। क्वेश्चन में हमारे पास है कैन नॉट राइड, तो इसका मतलब है हमारे पास क्वेश्चन में आएगा नॉट की। फिर नेक्स्ट प्रोपोजिशन हमने लिया क्यू, जो रिप्रेजेंट कर रहा है यू आर अंडर 4 feet tall, और थर्ड वन वाला मैंने ले लिया यू आर ओल्डर देन 16 years old। तो हम क्या करेंगे, इन सेंटेंसेस को रिप्लेस करेंगे सेंटेंस में, और सेंटेंस में दो जगह नॉट यूज हुआ है, यू आर नॉट ओल्डर देन 16 years old। तो यू आर ओल्डर देन 16 years old ये आर रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नॉट होगा, इसका मतलब है हमारे पास नॉट आर आ जाएगा। इसी तरह यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर, ये निगेशन है हमारे पास पी की। तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो नॉट पी और नॉट ओवर आर के साथ है। तो अब हम ये करते हैं, सेंटेंस में उसकी जगह रिप्लेस कर देते हैं उसके रिक्वायर्ड प्रोपोजिशनल वेरिएबल। तो देखें ये जो है यू आर नॉट ओल्डर देन 16 years old, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा निगेशन पी, क्योंकि पी जो है वो विथ ओल्डर देन 16 years old है। अच्छा, देन के बाद आपके पास, देन के बाद एक पूरा सेंटेंस है, तो आप ये देखें कि ये देन के बाद जो पूरा सेंटेंस है ये एज ए वन काउंट होगा। तो बेसिकली इसमें इस वाले पूरे सेंटेंस के अंदर अगर कोई और लॉजिकल ऑपरेटर आ रहा है तो ये पूरा सेंटेंस एक ब्रैकेट में होगा। तो यू कैन नॉट राइट, तो यू कैन नॉट राइट जो है वो हमारे पास है एडिशन ऑफ पी। यहाँ मैंने मिस्टेक की है, ये पी नहीं है, ये नॉट आर है, ठीक है। ऑल्डर देन वाला जो है वो आर के साथ असाइन है। और लगेगा हमारे पास नॉट आर, तो ये लास्ट वाला है, ये हमारे पास आ जाएगा एज ए वन सेंटेंस। तो यू कैन नॉट राइड द रोलर कोस्टर इफ यू आर अंडर 4 feet tall, तो 4 feet tall को पहले लिखेंगे जो हमारे पास क्यू है, और जो कैन नॉट वाला है ये निगेशन है पी की, तो ये हमारे पास आ जाएगा क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो यहाँ तक अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो पूछें। सब स्टूडेंट प्रेजेंट हैं कि सब चले नहीं, ये किसी स्टूडेंट की आवाज़ नहीं है।
ओके ओके। तो अब ये वाला जो जी जी सर ये क्यों अनलेस के नेगेट पी का थोड़ा समझा दें, इससे कैसे रिलेट कर रहा है? ये नेगेट आ रहा है इधर और उसके साथ मैच नहीं कर रहा है ये। आर मैच नहीं कर रहा। देखिए सर ये जो ऊपर लिखी हुई है ना क्वेश्चन, जो क्यू अनलेस नेगेट पी, ये इसके साथ कैसे मैच कर रही है, जो नीचे सबसे एंड पे जो लिखी हुई है? देखिए ये क्यू अनलेस पी जो है मैंने इसको चेंज कर दिया इस वाली फॉर्म में, पी इम्प्लाइज क्यू। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है ये जो एग्जांपल फर्स्ट लाइन लिखी हुई है। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स चेंज किए। दो पार्ट्स कैसे किए? एक पार्ट जो अनलेस से पहले है, you cannot ride the roller coaster if you are under 4 feet tall। अनलेस से पहला वाला सेंटेंस। और ओके एक सर, sentence- समझ आ गई। वो बस ये आगे वाला पार्ट नहीं देखा था, इक्वल टू कोई बात पी कोई इम्प्लाइज बात क्यू। जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मैं ये वाला जो स्लाइड्स हैं आज वाले लेक्चर की और प्रीवियस वाले लेक्चर की दोनों कंबाइन करके आज या कल तक इंशाल्लाह आपके क्लासरूम में शेयर कर दूंगा। तो आप इसको, बेहतर ये है कि आप बुक भी रीड करें क्योंकि उसमें थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन गिवन है। अच्छा, अब जो मैंने यहाँ पे प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बनाई है वो बुक वाली प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट से डिफरेंट है। तो पॉइंट यहाँ पर यही है जो मैं आपको बार बार एम्फसाइज कर रहा हूँ कि एक क्वेश्चन से प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट डिफरेंट बनाई जा सकती है, लेकिन दोनों अगर हमें सेम ट्रूथ आंसर देती हैं तो इसका मतलब है कि वो दूसरी वाली इसी के इक्विवेलेंट है। तो जो मैंने प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट बनाई है वो मेरे पास है ये वाली, कि मैंने उस सेंटेंस को पहले कन्वर्ट किया एक सिंपलर सेंटेंस में, और फिर मैंने उसमें रिप्लेस किए प्रोपोजिशनल वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स। अब बुक में जो है वो हमारे पास ये वाला इसकी रिप्रेजेंटेशन गिवन है, जो कि उन्होंने एक और चीज़ से फर्दर इक्विवेलेंट यूज़ करके यूज़ किया, जो हम अपकमिंग लेक्चर्स में पढ़ेंगे। उसने बेसिकली यहाँ पर हमारे पास दो इम्प्लीकेशन है, उसने एक इम्प्लीकेशन की एक डिफरेंट फॉर्म यूज़ किया। हम अपकमिंग लेक्चर में देखेंगे कि इम्प्लीकेशन को उसके इक्विवेलेंट फॉर्म में कैसे लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक छोटी सी एक्सरसाइज ये बनती है कि जो प्रोपोजिशन वेरिएबल यूज़ करते हुए मैंने स्टेटमेंट बनाई है उसका ट्रूथ टेबल और जो बुक वाला क्वेश्चन है उसका जो ट्रूथ टेबल है दोनों सेम होने चाहिए। तो ये मैंने ट्रूथ टेबल बनाया है मेरी वाली प्रोपोजिशन स्टेटमेंट का, और यहाँ पे दूसरा टेबल मैंने बनाया है उस प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट का जो बुक में दिया है। तो अगर आप देखें इनके जो लास्ट वाले कॉलम है उनकी ट्रूथ वैल्यूज हैं वो सेम। इसका मतलब है कि हमारी बनाई गई प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट इट इज इक्विवेलेंट टू प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट गिवन इन बुक। तो पॉइंट यहाँ पे मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक ही प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट जो है, एक इंग्लिश सेंटेंस जो है वो एक से ज़्यादा प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट के इक्विवेलेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें हमारे पास इंग्लिश वर्ड्स जो हैं वो डिफरेंट यूज़ होते हैं। जैसे पी इम्प्लाइज क्यू जो है उसको लिखने के बहुत सारे डिफरेंट वेज हैं। इफ़ पी देन क्यू, पी इज सफिशिएंट फॉर क्यू, क्यू अनलेस नॉट पी, क्यू व्हेनेवर पी। तो इसलिए हमारे पास जो प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल्स और लॉजिकल ऑपरेटर्स है वो वेरी कर सकती है। तो एक और लास्ट एग्जांपल हम देखते हैं कि द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंड व्हेन द फाइल सिस्टम इज फुल। अगेन यहाँ पे हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारे जो कीवर्ड्स हैं जो लॉजिकल ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखें व्हेन है, इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगेन इम्प्लीकेशन है। और अगर हम कहें क्यू व्हेन पी, तो क्यू व्हेन पी भी हमारे पास रिप्रेजेंट करता है पी इम्प्लाइज क्यू को। तो और कैन नॉट जो है, कैन नॉट उस सेंटेंस की निगेशन है। तो हम यहाँ पे एक चीज़ तो ये कर सकते हैं अपनी आसानी के लिए कि इस सेंटेंस को लिखें पी इम्प्लाइज क्यू की फॉर्म में, यानी कि इफ फाइल सिस्टम इज फुल देन ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट। तो फिर हम क्या करेंगे कि हर सेंटेंस के कोरस्पॉन्डिंग एक प्रोपोजिशन वेरिएबल डिफाइन करेंगे।
तो P हमारे पास है द ऑटोमेटिक रिप्लाई कैन बी सेंट, और Q हमारे पास है द फाइल सिस्टम इज फुल। तो हमारे पास सेंटेंस में यूज हुआ कैन नॉट, इसका मतलब है सेंटेंस में हम यूज करेंगे नॉट भी। तो इट इज नॉट द केस या ऑटोमेटिक रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट विल रिप्रेजेंट नॉट भी। तो हमारे पास जो सेंटेंस है वो क्या बन जाएगा कि नॉट पी व्हेन क्यू। तो अगर नॉट पी व्हेन क्यू है तो इसका मतलब है ये हमारे पास आ जाएगा क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो इसकी जो स्टेटमेंट बनेगी वो बनेगी क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, लेकिन आप इस सेंटेंस को पिछली वाली एग्जाम्पल की तरह सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो इसकी जो सिंप्लीफिकेशन फॉर्म है वो क्या होगी कि इफ द फाइल सिस्टम इज फुल देन द ऑटोमेटिक रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर आपको इसमें लिख के दिखाऊँ तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है वो हमारे पास होगी इफ द फाइल सिस्टम is full then the automated reply cannot be। तो ये हमारे पास है इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। अब देखें कि द फाइल सिस्टम इज फुल, ये हमारे पास क्यू है, और देन के बाद जो है वो हमारे पास है नॉट पी, क्योंकि कैन नॉट है तो निगेशन पी। तो इसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म बन जाएगी वो हमारे पास बन जाएगी क्यू इम्प्लाइज नॉट पी। तो ये हमारे पास है इसकी रिप्रेजेंटेशन। यहाँ तक अगर कोई स्टूडेंट का क्वेश्चन है तो बताए। सर इस वाली एग्जांपल में, ये वाली एग्जांपल मसला जी इस सर वाले में इसमें ना मैंने ऊपर वाला सेंटेंस इसलिए लिख दिया क्योंकि जब आप सेंटेंस को उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर देंगे ना तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो जाती है। जी सर वो बताएं। इफ द फाइल सिस्टम इज फुल, ये पी नहीं होना चाहिए था। आप इसको पी रख लेना। देखें यहाँ पे सवाल ये है कि जब आप इसको पी रखेंगे, ठीक है, मैंने इस सेंटेंस को चेंज नहीं किया था इसलिए मैंने इस पहले वाले को पी लिख दिया। अगर मैं इसको पी लिखता हूँ तो मेरे पास इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रिप्रेजेंटेशन है वो क्या हो जाएगी पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, राइट। यस ठीक है, तो इट डजंट मैटर क्योंकि मैंने इस सेंटेंस को चेंज नहीं किया था तो इसलिए पहले वाले सेंटेंस को पी लिख लिया। अब इस सेंटेंस को मैं सिंपलेस्ट फॉर्म में करके लिखता हूँ इफ द फाइल सिस्टम इज फुल देन द ऑटोमेटिक रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट। तो मैं क्या करूँगा पहला जो सेंटेंस आ रहा है उसको पी रख लेता हूँ, तो कोरस्पॉन्डिंग आ जाएगा पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, राइट। सर आपने जो द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंड व्हेन द फाइल सिस्टम इज फुल जो एग्जांपल है, इसको जी। आपने p implies q समझ के किया है, इफ p मैंने then इसको q करके किया है। नहीं, मैंने यहाँ पे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन देखी। इसमें जो कीवर्ड है वो क्या है, कीवर्ड इसमें When। है व्हेन, ठीक है। अब आप जाएं Yes, sir। पहले इस जो आज का लेक्चर है उसके पहले पेज पे जिसमें मैंने बुक खोली है मैंने। हाँ बुक में 6 पेज है, ठीक है। यस सर खोला हुआ है। अगर आप बोला उसमें अब आप देखो कि एक वर्ड है क्यू व्हेन पी। यस सर। अब क्यू Yes, व्हेन sir। पी जो है ना वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वो रिप्रेजेंट कर P रहा है implies Q। ठीक है। यानी कि अगर मैं क्यू व्हेन पी है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ पी इम्प्लाइज क्यू में, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो पी है ना लास्ट वाला व्हेन के बाद वाला, इसको लिखूंगा इफ के साथ। यस इफ पी फिर जो पहले वाला पार्ट है उसको लिखूंगा देन के साथ, ठीक हो गया। यस तो ये वाला जो बाद वाला पार्ट था मैंने इसको लिख दिया पी के साथ। इफ द फाइल सिस्टम इज फुल देन ऑटोमेटिक रिप्लाई कैन नॉट बी सेंट। तो ये थोड़ी सी कन्वर्जन आप अगर प्रैक्टिस कर लें तो आप कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। वो नीचे आपने लिखा q के साथ लिखा था फाइल सिस्टम इज फुल। जी जी, क्योंकि डिफरेंट वे हो सकता है ना। मैंने आपको बताया कि यहाँ पे मैंने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं किया स्लाइड में, लेकिन मैंने आपको उसकी कोरस्पॉन्डिंग ऊपर सेंटेंस टाइप कर दिया, तो फिर उसके हिसाब से आपके पास प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट। ओके, और कोई क्वेश्चन? सर अगर हम ऊपर p implies not q करेंगे तो तभी आंसर सेम ही आएगा। हाँ जी, लेकिन मैं करके तो देख लूँ। मैं इसमें एक चीज आप ज़हन में रखिएगा। आप जब आप लिखेंगे ना p implies not q, आप उसको इसके साथ मैच नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे p जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ऑटोमेटिक रिप्लाई कैन बी सेंट। जो आपका क्वेश्चन है उसमें p रिप्रेजेंट कर रहा है द फाइल सिस्टम इज फुल, राइट। यस ठीक है,
तो यहाँ पर पी एक डिफरेंट सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और जो मैंने ऊपर वाला लिखा है उसमें पी एक डिफरेंट सेंटेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक, ओके। तो ये हमारे पास है इसकी सर मैं यहीं पर ही बस कंफ्यूज हो रहा हूँ कि आपने क्यू को इट डजंट मैटर, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं, आप एक दफ़ा लिखे के इसको ट्राई करें, आई होप से कंफ्यूजन दूर हो जाए। ठीक है, तो ये इससे रिलेटेड एक्सरसाइज ये 1.2 ठीक है, मैं टॉपिक कोशिश करता हूँ, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर में पूछ लूँ। ये टॉपिक 1.2 के 2 क्वेश्चन हैं। अगेन बहुत सारे क्वेश्चन हैं, 2 क्वेश्चन मैंने यहाँ पे शेयर किए हैं, आप इसको ट्राई करें, इसकी कन्वर्जन चेंज करें, इसके प्रोपोजिशनल स्टेटमेंट्स बनाएं, और बहुत सारी प्रैक्टिस करें, क्योंकि अपकमिंग लेक्चर में जब हमारे पास और चीज़ें ऐड होंगी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होगी आपको। तो यहाँ तक हम स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन या नेक्स्ट टॉपिक जब हम नेक्स्ट क्लास में रीड करेंगे और डिस्कस करेंगे। अब तक किसी स्टूडेंट को कोई क्वेश्चन है तो बताएं। सर जिन्हें क्वेश्चन नहीं है वो जा सकते हैं? जी जी बिल्कुल जा सकते हैं। नो अटेंडेंस हो गई है? आपने लेट ज्वाइन किया था, मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि आप रोल नंबर और नाम लिख के चैट में एंटर कर दें, वही आपके ठीक हो गया सर, वो तो मैंने कर दिया फिर। बस फिर आप परेशान ना हो। ओके, नो क्वेश्चन, तो सी यू नेक्स्ट क्लास। सर जी जी, वो जो आपने होमवर्क सेंड किए हैं, लाइक उसकी कोई सबमिशन डेट है कि नहीं? देखिए वो क्वेश्चंस मैंने आपको सिर्फ इसलिए दिए हैं कि आप मैक्सिमम अपनी प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो ओके अगर आपको प्रैक्टिस नहीं होगी तो जो अपकमिंग लेक्चर्स है उसमें हमारे पास बहुत सारी नई चीज़ें हैं जो इन लेक्चर्स के अंडरस्टैंडिंग पर डिपेंड करती है। तो और ये मोस्ट पॉसिबली ये क्वेश्चन आपको क्विज में और मिड टर्म, फर्स्ट मिड टर्म में भी हेल्प करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन होंगे। ओके, तो फिर वो एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस के तौर पे हैं, जी लाइक जी जी जी, प्रैक्टिस क्वेश्चन अनग्रेडेड है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है। ओके सर। लेकिन अगर आप एट द सेम टाइम अगर सब क्वेश्चन सुनी, एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा कम्प्लेक्स है या आपको डिफ़िकल्ट अंडरस्टैंडिंग में, तो आप उसका सॉल्यूशन लिखें पेज पे, उसकी पिक्चर मुझे ईमेल कर दें, तो फिर मैं आपको चेक करके रिटर्न कर दूंगा, अगर ओके सर, थैंक यू। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है तो। ओके सर। और कोई क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? सर काइंडली उसके आंसर शेयर कर दें देखिए ऑन एक्सरसाइज। देखें, आंसर इसलिए शेयरिंग की है कि आंसर देखकर आप ज़बरदस्ती उसके आंसर तो नहीं बनाएंगे ना। आंसर क्या है, वो जस्ट स्टेटमेंट की कन्वर्जन ही है, एक एक दो दो लाइन के क्वेश्चन हैं। अगर मैं आंसर आपको बता दूंगा तो फिर तो इसका मतलब है कि आप उसको फोर्सफुली क्वेश्चन को उसी तरह बनाने की कोशिश करेंगे। तो बेहतर तरीका ये है कि इंडिपेंडेंट लेके क्वेश्चन सॉल्व करें, और अपने जो आपके जो क्लास फेलोज़ हैं, जो आपके फ्रेंड्स हैं, अपनी अप्रोच उन क्लास फेलोज़ के साथ मैच करें। और अगर आपको लगता है कि स्टिल आप कंफ्यूज हैं, तो अगेन जैसे सजावल को मैंने बताया कि आप कुछ क्वेश्चन अपनी जो अटेम्प्ट है उसकी पिक्चर लेके सेंड करें, तो होपफुली मैं आपको 2-3 दिन में उसका उसका कमेंट्स और उसका आंसर वेरीफाई कर दूँगा। ओके सर, आंसर वो स्लाइड्स काइंडली शेयर कर दीजिएगा आप क्लासरूम वेट कीजिएगा, आज शाम या कल तक इंशाल्लाह ताला मैं जो आज का लेक्चर है वो भी उसका लिंक भी फॉरवर्ड कर दूंगा और स्लाइड्स भी, दोनों लेक्चर्स की कंबाइन करके मैं आपको शेयर कर दूंगा गूगल क्लासरूम। ओके सर। और भी क्वेश्चन किसी स्टूडेंट का? Okay, so see you in next class.